चैप्टर 3 फ़ायदा 1 सच्चा समान अवसर। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की सलाह कई कारणों से देता हूं और मैं इस पुस्तक में उन्हीं कारणों को स्पष्ट करूंगा। मैंने अपना दिमाग बंद कर लिया था। 1970 के दशक के बीच किसी समय की बात है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं एक मीटिंग में चलूं, जहां एक नए बिजनेस अवसर के बारे में बताया जाने वाला है। चूंकि मैं इस तरह का व्यक्ति हूं जो आदतन बिजनेस और निवेश के नए अवसरों के बारे में जानने में रुचि लेता है, इसीलिए मैं बैठक में चलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि बिजनेस मीटिंग किसी ऑफिस के बजाय किसी के घर में हो रही थी। फिर भी मैं वहां पहुंच गया। उस मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से मेरा पहला परिचय हुआ। मैं 3 घंटे की प्रस्तुति को शांति से बैठकर सुनता रहा। मैं उन अधिकांश बिंदुओं से सहमत था कि किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू क्यों करना चाहिए। जिस हिस्से की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वह यह था कि किस तरह उनका बिजनेस उस बिजनेस से अलग था जो मैं बना रहा था। सीधे से कहा जाए तो मैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए अपना बिजनेस बना रहा था, जबकि वे वहाँ पर एक ऐसा बिजनेस बनाने की बातें कर रहे थे जो कई लोगों को अमीर बनाता था। अपने जीवन के उस दौर में मेरा दिमाग इस तरह के नए क्रांतिकारी विचारों के लिए नहीं खुला था। शाम को मीटिंग के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मीटिंग में जिस बिजनेस अवसर के बारे में बताया गया था उसके बारे में मेरा क्या विचार है। मेरा जवाब था, यह दिलचस्प है पर यह मेरे मतलब का नहीं है। जब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यह मेरे मतलब का क्यों नहीं है, तो मैंने कहा, मैं अपना खुद का बिजनेस पहले से ही खड़ा कर रहा हूँ। मुझे दूसरे लोगों के साथ बिजनेस शुरू करने की क्या ज़रूरत है। मैं दूसरों की मदद क्यों करूँ। मैंने फिर कहा, इसके अलावा मैंने यह अफवाहें भी सुनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम पर पिरामिड स्कीमें चलाती हैं और यह गैरकानूनी है। इसके पहले कि मेरा दोस्त आगे कुछ कह पाता, मैं रात के अंधेरे में आगे बढ़ा और अपनी कार में घुसा और वहाँ से चल दिया। 1970 के दशक के बीच में मैं अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस शुरू कर रहा था, इसीलिए मैं बहुत व्यस्त था। मैं अपनी दिन की नौकरी भी करता और बचे हुए समय के लिए अपने बिजनेस का काम भी संभालता था। जो बिजनेस मैं शुरू कर रहा था वह उत्पादन और मार्केटिंग बिजनेस था। मैं नायलॉन और वेल्फ्रो सर्फर वॉलेट्स मार्केट में पहली बार लाने वाला था। मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के ठीक बाद मेरा स्पोर्ट्स वॉलेट का बिजनेस चमक गया। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत अब फल दे रही थी। सफलता, शोहरत और किस्मत मुझ पर और मेरे दोनों साझेदारों पर मेहरबान हो गई थी। हमें अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। हमारा लक्ष्य था 30 साल की उम्र से पहले मिलेनियर बनना और 1970 के दशक में $10 लाख बड़ी भारी रकम हुआ करती थी। मेरी कंपनी और मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फर, रनर्स वर्ल्ड और जेंटलमैन्स क्वार्टरली जैसी पत्रिकाओं में लिखा जा रहा था। हम खेल जगत के गर्मा गर्म नए उत्पादों के जनक थे और हमारे पास सारी दुनिया से बिजनेस आ रहा था। मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और सरपट भाग रहा था। इसीलिए जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अवसर के बारे में बताया गया तो मेरा दिमाग बंद था और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। कई साल बाद जाकर मेरा दिमाग खुलने के लिए तैयार हुआ, इतना कि इस उद्योग के बारे में कुछ सुनने के लिए और अपने विचार बदलने के लिए तैयार हो। मैंने अगले 15 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में दोबारा नहीं सोचा। मेरी मानसिकता बदल गई। 1990 के शुरुआती सालों में मेरी एक दोस्त से चर्चा हुई। उसकी आर्थिक बुद्धि और उसका बिजनेस सफलता के कारण मैं उसका सम्मान करता हूं। उसने मुझे बताया कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। बिल पहले से ही अपने रियल एस्टेट निवेश से काफ़ी दौलतमंद था, इसीलिए मुझे हैरानी हुई कि उसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरी जिज्ञासा जागने पर मैंने उससे पूछा, आप इस बिज़नेस में क्यों हैं? आपको पैसे की ज़रूरत तो नहीं है ना? ज़ोर से हंसते हुए बिल ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है, पर मैं इस बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे मालूम था कि बिल ने पिछले 2 साल में $1 बिलियन से भी ज़्यादा कॉमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। इसीलिए मैं यह भी जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु उसके गोलमोल जवाब ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। इसीलिए मैंने जोर देकर पूछा, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हैं? बिल ने काफ़ी देर तक सोचा और फिर उसने टेक्सास वाले अपने धीमे अंदाज में बोलना शुरू किया। सालों से लोग मेरे रियल एस्टेट निवेश के बारे में मुझसे टिप मांग रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करके अमीर कैसे बना जाए। कोई तो जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं या वे डाउन पेमेंट के बिना
तत्काल रियल एस्टेट के मालिक बन सकते हैं। सहमति में सिर हिलाते हुए मैंने कहा, मुझसे भी यही सवाल पूछे जाते हैं। समस्या यह है, बिल ने आगे कहा, कि ज़्यादातर लोग मेरे साथ निवेश इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेश में आने के लिए 50,000 से या $1,00,000 की आवश्यकता होती है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इसके अलावा उनमें से कई लोग डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट के मालिक सिर्फ इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। कुछ लोग तो दिवालिया होने से 2 तनख्वाह दूर होते हैं, इसीलिए वे ऐसे सस्ते सौदों की तलाश में रहते हैं जिनमें डाउन पेमेंट न देना पड़े, और इस तरह के सौदे अक्सर घाटे के सौदे होते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी कि सबसे अच्छे रियल एस्टेट के सौदे अमीरों के पास जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, और उन लोगों के पास नहीं जाते जिनके पास पैसा नहीं होता। मैंने अपना सिर सहमति से हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ। मुझे याद है मैं इतना गरीब था कि कोई बैंकर या रियल एस्टेट एजेंट मुझे गंभीरता से नहीं लेता था। आपका मतलब है उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, या फिर होता भी तो इतना ज़्यादा नहीं कि आप उन्हें कोई अच्छा सौदा बताकर उनकी मदद कर सकें। वे आपके लिए निवेश लायक अमीर नहीं होते, मैंने कहा। बिल ने सिर हिलाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता भी है तो वह उनकी ज़िंदगी भर की बचत होती है। आप जानते हैं कि मैं कभी अपना सब कुछ निवेश करने की सलाह नहीं देता। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वे अपने जीवन भर की बचत को निवेश में लगाते हैं तो अक्सर वे डरे हुए होते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। आप भी जानते हैं और मैं भी कि जो आदमी नुकसान से डरता है उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। बिल के साथ मेरी चर्चा कुछ मिनट तक चली, परंतु मुझे जल्द ही हवाई अड्डे के लिए भागना पड़ा। मुझे अब भी यह नहीं पता चल पाया था कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था, परंतु मेरा दिमाग अब खुलने लगा था। मैं इस बारे में ज़्यादा जानना चाहता था कि उस जैसा अमीर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था। मुझे यह एहसास होने लगा था कि इस बिज़नेस के में पैसे के अलावा कुछ और भी था जो महत्वपूर्ण था। अगले कुछ महीनों तक बिल के साथ मेरी चर्चा जारी रही। मैं धीरे धीरे इस बिज़नेस में उतरने के उसके कारणों को समझने लगा। उसके प्रमुख कारण थे, नंबर 1, वह लोगों की मदद करना चाहता था। इस बिज़नेस में आने का यह उसका सबसे प्रमुख कारण था। हालांकि यह बहुत अमीर था, परंतु वह लालची या घमंडी नहीं था। नंबर 2, वह खुद की मदद करना चाहता था। मेरे साथ निवेश करने के लिए आपको अमीर होना चाहिए। मैंने महसूस किया कि अगर मैं अमीर बनने में ज़्यादा लोगों की मदद करूंगा तो मेरे पास ज़्यादा लोग निवेश कर सकेंगे। बिल ने आगे कहा, मैं दूसरों की मदद करता हूं ताकि वे अपना खुद का बिजनेस बनाकर अमीर बने, और मज़े की बात यह है कि मैं दूसरों की जितनी ज़्यादा मदद करता हूं और मेरा बिजनेस उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और मैं ज़्यादा अमीर बन जाता हूँ। अब मेरे पास एक फैला हुआ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, ज़्यादा निवेशक हैं और खुद निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा है। यह आपकी भी जीत और मेरी भी जीत वाला सिद्धांत है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में मैंने ज़्यादा बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चालू कर दिया है। आप तो जानते ही हैं, छोटे रियल एस्टेट सौदों में निवेश करके सचमुच अमीर बनना बहुत कठिन है। ऐसा किया जा सकता है, परंतु अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको वही रियल एस्टेट सौदे मिलते हैं जो पैसे वाले अमीर लोग नहीं चाहते। उन्हें सीखना और सिखाना पसंद है। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है जो सीखना चाहते हैं। बाद में हुई एक चर्चा में उसने मुझे बताया, ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत थकाने वाला होता है जो यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। और रियल एस्टेट निवेश में की मेरी दुनिया में मैं कई ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ। एक ऐसे आदमी के साथ काम करना मुश्किल होता है जो सोचता है कि उसे सारे जवाब मालूम हैं। मैं जानता हूँ कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं वे नए जवाबों की तलाश कर रहे हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे सीखना, बिजनेस सिखाना और उन लोगों के साथ नए विचार बांटना अच्छा लगता है जो अपनी निरंतर शिक्षा के बारे में रोमांचित होते हैं। जैसा आप जानते हैं, मेरे पास अकाउंटिंग की डिग्री है। मैंने फाइनेंस से MBA भी किया है। यह बिज़नेस मुझे मौका देता है कि मैं दूसरे लोगों को अपने ज्ञान से फ़ायदा पहुंचा सकूं और उनके साथ रहकर कुछ नया सीखता भी रहूं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बिज़नेस में बहुत सारे बेहद स्मार्ट, उच्च शिक्षित लोग आते हैं जिनकी पृष्ठभूमियाँ भिन्न होती हैं। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो अशिक्षित हैं। ये लोग आर्थिक सुरक्षा संबंधी शिक्षा हासिल करने के लिए इस बिज़नेस में आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में नौकरियां सुरक्षित नहीं रह गई है और दिनों दिन कम सुरक्षित होती जा रही हैं। हम इकट्ठे होकर आपस में यह चर्चा करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से क्या सीखा है और हम भी क्या सीख रहे हैं। मुझे सिखाना पसंद है और मुझे सीखना भी पसंद है, और इसीलिए मुझे यह बिज़नेस भी पसंद है। यह एक
बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और असली ज़िंदगी का बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्कूल है। खुला हुआ दिमाग। तो 1990 के शुरुआती सालों में मेरा दिमाग खुलना चालू हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में मेरा नज़रिया बदलने लगा। अब मैं ये बातें देख पा रहा था जो मैं अपने बंद दिमाग के कारण पहले नहीं देख पा रहा था। मैं अब इस उद्योग के बारे में अच्छी और सकारात्मक बातें भी देख सकता था, जबकि पहले मुझे इसकी हकीकत बुरी और नकारात्मक बातें ही दिखती थी। अब मैं यह भी समझ सकता था कि हर उद्योग की तरह इस उद्योग में भी नकारात्मक बातें थी, पर नकारात्मक बातें कहाँ नहीं होती। 1994 में रिटायर होने के बाद, यानी 47 साल की उम्र में आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होने के बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में अपना खुद का शोध प्रारंभ किया। जब भी कोई मुझे अपनी मीटिंग या प्रस्तुति में बुलाता था, मैं सिर्फ इसीलिए चला जाता था ताकि मैं यह सुन सकूं कि वह क्या कहना चाहता था। जिन लोगों की बातें मुझे पसंद आती थी, मैं उनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में शामिल भी हो जाता था। बहरहाल, उनमें शामिल होने का मेरा लक्ष्य ज़्यादा पैसा कमाना नहीं था। मैं हर कंपनी के अच्छे और बुरे पहलुओं को करीब से और बारीकी से देखना चाहता था। अपने दिमाग को पूरी तरह बंद रखने के बजाय अब मैं खुद के जवाब ढूंढना चाहता था। कई कंपनियों को देखने के बाद मैंने उन बुरे पहलुओं को देखा जो ज़्यादातर लोगों को पहली नज़र में दिख जाते हैं, ख़ासतौर पर उन अनजान लोगों को जो इस उद्योग में पहली बार आते हैं और इसमें अपना बिजनेस बनाते हैं। यह सही है कि कई सपने देखने वाले, धक्का देने वाले, बुरे लोग, हारने वाले और फटाफट अमीर बनने वाले कलाकार इस तरह के बिज़नेस की तरफ आकर्षित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बहुत सी चुनौतियों में से एक यह है कि वे खुले दरवाजे की नीति पर काम करते हैं, जिससे हर आदमी इस बिज़नेस में शामिल हो सकता है। यह खुले दरवाजे की नीति समानता और बराबरी का अवसर देती है, जिसकी मांग ज़्यादातर समाजवादी चीख चीख कर करते हैं, परंतु उन बिज़नेस मीटिंग में मुझे कट्टर समाजवादी लोग ज़्यादा नहीं मिले। यह बिज़नेस पूंजीपतियों के लिए है, या कम से कम उन लोगों के लिए जो पूंजीपति बनना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खुले दरवाजे की नीति है। दिव्य स्वप्न देखने वाले, धक्का देने वाले और फटाफट अमीर बनने वालों की भीड़ से आगे जाने के बाद मैं आखिरकार कुछ कंपनियों के लीडर से मिला। जिनसे मैं मिला वे बहुत समझदार, उदार, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक लोग थे। अपने लंबे बिजनेस अनुभव में मुझे ऐसे लोग कम ही मिले थे। जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गया और ऐसे लोगों से मिला जिनका मैं सम्मान करता था और जिन्हें मैं पसंद करता था, तो फिर मैं इस उद्योग के हृदय तक पहुंच गया। अब मैं यह देख सकता था कि जो मैं पहले नहीं देख पाया था। अब मैं अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देख सकता था। इसीलिए यह पुस्तक कुछ हद तक इस सवाल का जवाब देने के लिए लिखी गई है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने, तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं? चूँकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बना हूँ, इसी कारण से मैं इस उद्योग के बारे में थोड़ा अधिक निष्पक्ष हो सकता हूँ। इस पुस्तक में बताया गया है कि मेरी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सच्चे फ़ायदे क्या हैं। वे फ़ायदे जिनमें सिर्फ बहुत से पैसे कमाने के आगे की संभावनाएं भी छुपी हुई हैं। मुझे आखिरकार वह बिज़नेस मिल गया जिसमें दिल है और लोगों की गहराई से परवाह करता है। वह मूल कारण जिसकी वजह से मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूँ यह है कि मैं हमेशा पारंपरिक शिक्षा तंत्र के मूल्यों से नफरत की है। मुझे याद है, जब मैं 16 साल की उम्र में हाई स्कूल में था तो एक टीचर ने मार्था नाम की मेरी मित्र से कहा था कि वह जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाएगी, क्योंकि वह स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मार्था एक शर्मीली और संवेदनशील लड़की थी। मैंने देखा कि हमारे टीचर के शब्द सीधे उसके दिल में तीर की तरह लगे। जब हाई स्कूल पास करने में कुछ ही महीने बचे थे तो मार्था ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल और कॉरपोरेट जगत के साथ मेरी समस्या यह है कि वे एक जैसे हैं। इनका सिस्टम यह योग्यतम ही बचा रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर किसी के साथ कोई समस्या है या कोई कुछ समझ नहीं पाता है तो सिस्टम उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे इन सिस्टमों का दिल कहीं खो गया है। जब मैं जीरोक्स में काम कर रहा था तो मेरे एक दोस्त की सेल्स 3 महीने तक खराब रही। रोन की मदद करने और उसे सिखाने के बजाय सेल्स मैनेजर ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। मैं अब भी सेल्स मैनेजर के शब्दों को सुन सकता हूँ, अगर तुम जल्द ही अच्छी सेल नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। रोन ने 1 सप्ताह बाद इस्तीफ़ा दे दिया। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन करने का मेरा एक कारण यह है कि अधिकांश
प्रकरणों में कंपनियां बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। अगर आप लगे रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी गति से सीखना और अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह बिजनेस आपका साथ देता रहेगा। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सच्चा समान अवसर देने वाली कंपनियां हैं। अगर आप अपने समय और प्रयास का निवेश करने के लिए तैयार हैं, तो वे भी इसका निवेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपनी दौलत नहीं कमाई है, परंतु मैं हर उस बिज़नेस का समर्थन करूंगा जो मानवीय सहानुभूति और सच्चे समान अवसर की कदर करता है। संक्षेप में, 18 से 27 साल की उम्र के बीच में मैं या तो मिलिट्री अकादमिक में अपनी कॉलेज शिक्षा हासिल कर रहा था या फिर मैं यूएस मैरीन कोर्प्स में था। इन दोनों संगठनों में सचमुच योग्यता में ही बचा रहेगा सिस्टम के जीवन मूल्य हैं। अकादमी में अगर आप टीचर को वह जवाब देते थे जो वे सुनना चाहते थे, तो आप ग्रेजुएट हो जाते थे। अगर आप यह नहीं करते थे तो आप फेल हो जाते थे। मैरीन कोर्प्स में अगर आप वह करते थे जिसका आपको प्रशिक्षण दिया गया है, तो आप युद्ध में जिंदा बच जाते थे। युद्ध में सचमुच योग्यता ही जीवित बच पाता है। जब मैं वियतनाम युद्ध से लौटा तो मैंने अपनी कुछ जीवन मूल्यों को बदलना चाहा। मैं जीत हार के योग्यतम या सबसे अधिक स्मार्ट व्यक्ति के बचे रहने के उस खेल को नहीं खेलना चाहता था जिसे हमने हाई स्कूल में सीखा था। इसीलिए richdad.com का सूत्र वाक्य है, मानवता की आर्थिक समृद्धि को ऊपर उठाना। हमारा विश्वास है कि सिर्फ इसीलिए कि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था या ऊंची आमदनी वाली नौकरी हासिल नहीं कर पाता है, इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह ज़िंदगी भर आर्थिक रूप से कष्ट उठाता रहेगा। एक और वजह से हम richdad.com के लोग नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियों का समर्थन करते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियां इसी सूत्रवाक्य पर काम करती है। आज परीक्षा में अपने सहपाठियों को हराने के बजाय या युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को मारने के बजाय या बिजनेस की दुनिया में अपने प्रतियोगी को मटियामेट करने के बजाय मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जो लोगों के आर्थिक लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने में उनकी मदद करना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में मैं किसी को नुकसान नहीं होता। मेरे लिए यह एक ऐसा जीवन मूल्य है जिसका समर्थन किया ही जाना चाहिए। 2003 के शुरू में richdad.com कैश फ्लो फॉर किड्स के बोर्ड गेम को ऑनलाइन इलेक्ट्रिक गेम के रूप में शुरू कर रही है। यह इलेक्ट्रिक गेम 5 से 12 साल के बच्चों के लिए क्लासरूम में के पाठ्यक्रम के रूप में भी आता है। यह इलेक्ट्रॉनिक गेम और पाठ्यक्रम इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त और बिना विज्ञापनों के प्रदान किया जाता है। हमें बिजनेस में जो सौभाग्य और दौलत मिली, उनके बदले में समाज को कुछ देने का यह हमारा तरीका है। यह खुद को यह याद दिलाने का भी तरीका है कि उदार होना लालची होने से बेहतर है। यह आनंददायक खेल और पाठ्यक्रम दुनिया भर के छोटे बच्चों को वही मूलभूत आर्थिक शिक्षा और वे योग्यता प्रदान करेगा जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे बचपन में सिखाई थी। बरसों पहले बीटल्स ने दुनिया को यह गाना सिखाया, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि शांति को एक मौका दो, और richdad.com पर हम इतना ही कहते हैं, सभी बच्चों को एक मौका दो, सभी बच्चों को मजबूत मूलभूत आर्थिक शिक्षा का समान अवसर दो। हमें विश्वास है कि शांति लाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक यह है कि गरीबी को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की जाए। हमें यह भी विश्वास है कि गरीबी को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका आर्थिक मदद करने के बजाय आर्थिक शिक्षा प्रदान करना है। जैसा मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर आप किसी गरीब आदमी को पैसा देंगे तो आप सिर्फ उसे ज़्यादा लंबे समय तक गरीब बनाएंगे। आज कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया भर में आर्थिक अवसर देकर शांति फैला रही हैं। न सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया भर की प्रमुख राजधानियों में विकसित हो रही हैं, बल्कि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तीसरी दुनिया में भी काम कर रही हैं और गरीब देशों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक आशा का संदेश फैला रही हैं। अधिकांश पारंपरिक कॉरपोरेशन तभी बचे रह सकते हैं जब लोग अमीर हों और उनके पास खर्च करने के लिए पैसा हो। यही समय है दुनिया भर में लोगों के पास अमीर और समृद्ध जीवन का आनंद लेने का समान अवसर हो, और ऐसा न हो कि वे पूरी ज़िंदगी सिर्फ अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते जाएं। अगर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और अधिक बढ़ती है तो शांति को मौका देना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगला अध्याय ज़िंदगी बदलने वाली शिक्षा के उस जीवन मूल्य के बारे में है जो कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां प्रदान करती हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक परिवर्तन करने के लिए तैयार हो तो अगला अध्याय और फ़ायदा आपके लिए ही है।